हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं अपने एसी सर्किट्स के, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम रेजिस्टेंस इंडक्टर को हम डील कर चुके थे पिछले लेक्चर के अंदर, आर और आर एल सर्किट को, आर एल एंड आर एल। अब हम आज करेंगे कैपेसिटेंस से रिलेटेड जितने भी सर्किट्स होंगे हमारे पास, ठीक है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एसी वोल्टेज अप्लाई टू प्योर कैपेसिटेंस से, सिर्फ एक कैपेसिटर लेके हम उसको एसी वोल्टेज उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है उसमें, राइट। लेट्स स्टार्ट। ये क्या है, ये आपका कैपेसिटर हो गया, यहाँ आपके एसी सोर्स हो गया, राइट। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। ये एसी सोर्स हो गया, ये आपका सर्किट बन गया। अब इसमें से क्या आपका करंट आई निकल रहा है, राइट। ये करंट आई क्या, कैपेसिटेंस सी इसमें से ट्रेवल करेगा, राइट। हाँ, ओके। जो चीज़ चार्ज स्टोर करती है हम उसको नाम देते हैं क्या, कैपेसिटर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम एसी वोल्टेज देते हैं। एसी पहले हम डीसी सोर्स लगा के कर रहे थे, अब हम एसी सोर्स से कर रहे हैं ये सारा काम। ये मैंने स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने कैपेसिटेंस को कंसिडर करके करवाया था, ये अगर आपको याद हो तो। बट यहाँ पे हम डीसी की जगह एसी सर्किट अप्लाई कर रहे हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। ई क्या है यहाँ पे, ई एम साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस यानी जो क्षणिक, जो क्षण पे है एसी वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर इंस्टेंट पे डिफरेंट एसी वोल्टेज होती है, इसलिए हमें उसको इससे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। ओमेगा क्या होगी आपके पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सब चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2πf, राइट। आई क्या होगा आपके पास, जो इसमें फ्लो करेगा, इंस्टेंटेनियस एसी करंट। इसको हमें स्मॉल सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखिए यहाँ गलती कर दी हमने, आई कैपिटल ले, इसको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। एसी क्वांटिटीज़ को जनरली हम इंस्टेंटेनियस एसी क्वांटिटीज़ को स्मॉल उससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आई, राइट। कैप सी क्या होगी आपकी, कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड। फैराड भी बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस इन फैराड, राइट। एक्ससी जो इसमें टर्म आएगी एक और, वो आएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, E इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, ई एम साइन ओमेगा टी। अगर E आपके पास ये गिवन है तो इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर जो आई आएगा, जो करंट आएगा इंस्टेंटेनियस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एम अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2 यानी 90 डिग्री, राइट। तो इसमें दो चीज़ आपको देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर। देखो, इसको फर्स्ट लिख लीजिए, इसको सेकंड लिख लीजिए। तो अगर आप फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करो तो करंट के अंदर देखो ई एम अपॉन एक्स सी आ रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा था, अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस के अंदर ई एम अपॉन आर आ रहा था। यहाँ पे इसके अंदर क्या आ रहा है, ई एम अपॉन एक्स सी मतलब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है वो टर्म यहाँ पे क्या है, एक्स सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्स सी को पहले हम डिफाइन करते हैं क्या चीज़ होती है। एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πfc, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम्स। ओम्स यानी कि जो रेजिस्टेंस, यानी कि जो कैपेसिटर एसी करंट को ब्लॉक कर रहा है, यानी उसको अलाउ नहीं कर रहा अपने इजीली अपने थ्रू पास होने से, तो वो जो इम्पिडेंस है, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ये कैपेसिटेंस नहीं कर रहा है, इस करंट को आने नहीं दे रहा, रोकने की कोशिश कर रहा है, जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप करवा रहा है ये कैपेसिटेंस, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, एक्सी हो जाएगी। और वो किस में मेजर करते हैं, जनरली ओम्स में मेजर करते हैं, तो इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम्स, राइट। तो ये मैंने इसमें लिखा है 1/2πfc ओम्स। तो बस अब इसको डिफाइन कर दीजिए। द इम्पिडेंस ऑफर्ड, इम्पिडेंस क्या, ऑब्स्ट्रक्शन, जो अड़ंगा डाल रहा है, अगर हम नेचुरल लैंग्वेज में यूज़ करें, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जो करंट को नहीं आने दे रहा, जो इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस वो टर्म होती है। द इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, कौन ऑफर कर रहा है, कैपेसिटर, वो रोक रहा है ना करंट को, ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी करंट, एसी करंट के फ्लो को, एसी करंट को पास ना करने देना अपने अंदर से, ठीक है, इज कॉल्ड एज, उसका क्या नाम हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, राइट। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें, कंपेयरिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करते हैं,
और हम क्या चीज़ देख रहे हैं इसके अंदर, हम ये देख रहे हैं कि जो करंट है वो π/2 से वोल्टेज से आगे है। और अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी है, प्लस 90 डिग्री है। प्लस 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री आगे है करंट, किससे, वोल्टेज से। तो यानी यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर हम इंडक्टर का केस देखेंगे तो उसमें क्या था, साइन π/2, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या था, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 था। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर का बताऊं आपको, अगर आपने देखा हो तो उसमें ओमेगा टी माइनस π/2 था। अगर रेजिस्टेंस का देखें तो EM/R साइन ओमेगा टी था, यानी करंट और वोल्टेज सेम फेस पे थे। अगर आप इंडक्टर का देखें तो ओमेगा टी माइनस π/2 था, यानी उसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे जा रहा था। लेकिन ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर करंट जो है वोल्टेज से क्या रहेगा, 90 डिग्री आगे रहेगा। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं तो उससे हम यहाँ पे क्या जान सकते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हेयर करंट लीड करता है क्या, द वोल्टेज, किसको, वोल्टेज को, बाय एन एंगल ऑफ, कितने एंगल से, 90 डिग्री में 90, और रेडियंस में अगर बात करेंगे तो π/2 रेडियंस, राइट। तो अब इसके भी क्या बनाने पड़ेंगे आपको, दो डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, एक वेव डायग्राम, एक फेजर डायग्राम, राइट। तो हम वो बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, राइट। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे वेव डायग्राम इसका। ऐसे आपने एक्स और वाई एक्सिस बना ली। यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं, थीटा। यहाँ पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, करंट और वोल्टेज, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज, ये होगी करंट। तो एज यूजुअल AC वोल्टेज क्या जो हमने अप्लाई की है उसकी कैसे बनती है, वेव फॉर्म्स, तो आपको पता ही होगा, इतने टाइम से हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ये होगी अपने पास क्या, वोल्टेज, E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। ये मैंने प्लॉट करना सिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आप इजीली वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना था आपके पास, π/2 90 डिग्री। ये एंगल कितना था, 0। ये कितना था, π 180 डिग्री। ये एंगल कितना था, 270 यानी 3π/2। ये एंगल कितना है, 2π यानी 360 डिग्री, राइट। तो अभी ध्यान से अगर हम देखें तो करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। लीड कर रहा है तो मतलब यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पहले ही चल चुका है, ठीक है। तो अब अगर वो करंट पहले ही चल चुका है तो यानी कि -π/2 यानी -90 डिग्री से स्टार्ट हो जाएगा करंट। जो करंट यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, -90 से। ये बात मानते हो? जस्ट हम इसको थोड़ा पीछे बना देते हैं कि सिमेट्री रहे फिगर के अंदर। जो करंट यहाँ पे आपका 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, -π/2 -90 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो -90 से स्टार्ट हो चुका है, तो जब तक ये यहाँ पे 0 पे आएगा तो करंट यहाँ पे कितने पे पहुँच जाएगा, ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा तब तक करंट, यानी वोल्टेज 90 डिग्री के बाद मैक्सिमम होती है, तो करंट भी 90 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यानी करंट आपका कहाँ पहुँच चुका होगा, मैक्सिमम पे, ठीक है। करंट मैक्सिमम पे पहुँच गया। फिर जब ये 180 डिग्री पे जाके 0 होता है, ये करंट कहाँ पे 0 हो जाएगा, 90 डिग्री पे ही। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पहले चल रहा है। तो 90 जब पहले चल रहा है तो जो चीज़ 180 पे जाके 0 हो रही है वोल्टेज, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 90 पे जाके 0 हो जाएगी। तो यानी आपका करंट π/2 से ऐसे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 3π/2 पे जाके वोल्टेज आपकी क्या हो रही है, मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उसकी। तो यानी ये कितने पे हो जाएगा, उससे 90 डिग्री पहले, यानी पाई पे। राइट। उसके बाद 3π/2 यानी 2, ये 360 डिग्री पे जाके हो रहा है उससे 0, तो यानी ये कितने पे जाएगा, 270 पे। जो चीज़ लीड कर रही है यानी वो उससे 90 डिग्री पहले ही वो काम कर चुकी है, ठीक है। इसका मतलब ये है। और फिर से ये ऊपर जाके आपके 2π पे फिर से ऐसे। तो यानी करंट की वेवफॉर्म क्या बनी आपकी, इसको आप डार्क कर दीजिए, राइट। ये हो गया आपकी करंट की वेव। तो ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। IM मैंने क्या लिखा, EM/XC मेरा IM है, ठीक है, जो मैं ऊपर देख रहा था, EM/XC, राइट, जिसका एम्पलीट्यूड था, राइट।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए पीछे से हमने स्टार्ट किया था तो इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है एक्चुअल वेव फॉर्म के अंदर, तो इसको ये तो जस्ट हमने समझने के लिए बनाया था, इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वेव फॉर्म्स बन गई हैं किसकी, प्योर कैपेसिटेंस की, करंट की और वोल्टेज की। तो इसका नाम क्या हो गया, हमने क्या बना दिया, ये वेव डायग्राम, यानी इसमें हमने वेव्स बना दी ना, साइन वेव्स दोनों की, करंट और वोल्टेज की, तो ये वेव डायग्राम होगी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं क्या फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, करंट आपका क्या कर रहा है, वोल्टेज से लीड कर रहा है, लीड कर रहा है तो मतलब 90 डिग्री आगे है। देखिए इंडक्टर के केस में हमने क्या किया था, इंडक्टर के केस में हमने कैसे बनाया था, ये वोल्टेज ली थी, इससे 90 डिग्री पीछे बनाया था। ठीक है, याद करो। इसके केस में हम क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री आगे कर रहे हैं, तो जो आपकी ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, वो हमेशा फॉरवर्ड होती है। घड़ी की उल्टी दिशा में जो डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड होती है, यानी उसमें जो वेक्टर आप बनाओगे, उसमें जो चीज़ बनाओगे वो हमेशा आगे होगी, और जो क्लॉकवाइज होती है वो हमेशा क्या होती है, बैकवर्ड, यानी पीछे। तो इंडक्टर के केस में करंट क्या कर रहा था, वोल्टेज से पीछे था 90 डिग्री, तो यानी उसमें क्या बनाया था हमने, क्लॉकवाइज बना दिया था। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में ऐसे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज आगे दिखाया, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, हमने इसका फेजर डायग्राम बना, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं टॉपिक पे, पावर इन प्योर कैपेसिटेंस। अब इस सर्किट के अंदर कितनी पावर कंज्यूम होगी, ये देखना हमने। तो इन दिस सर्किट, अगर हम ध्यान से देखें, इन दिस सर्किट, इस सर्किट के अंदर क्या होगा, देयर इज नो पावर एब्जॉर्प्शन, कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं होगी कंप्लीट साइकिल में। जैसे इंडक्टर के केस में, प्योर इंडक्टर के केस में कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, उसी तरह प्योर कैपेसिटेंस के केस में भी कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं होगी। देयर इज नो पावर एब्जॉर्प्शन इन कंप्लीट, एक पूरी साइकिल के अंदर कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो Q क्या हो जाएगी, इसमें रिएक्टिव पावर आती है E गुना में I, तो क्या होगा 0 से लेके 2 पाई। ये आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए, बाकी इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। देयर इज नो सच साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 0, राइट। तो सेम जो आपने इंडक्टर के केस में लिखा था वही चीज आप यहाँ पे लिखोगे, क्या, द पावर विच इज एब्जॉर्ब्ड, वो पावर जो कि एब्जॉर्ब की जाती है किसमें, विच इज एब्जॉर्ब्ड इन 1/2 साइकिल, एक हाफ साइकिल के अंदर एब्जॉर्ब की जाती है, बट रिटर्न इन अदर हाफ साइकिल, लेकिन रिटर्न की कर दी जाती है दूसरी हाफ साइकिल के अंदर, बट रिटर्न इन अदर हाफ साइकिल इज कॉल्ड एज, इज रिएक्टिव पावर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, राइट। तो हमने इसको Q से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद इट इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड होती है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस के साथ भी एसोसिएटेड थी और कैपेसिटेंस के साथ भी एसोसिएटेड होगी। देखिए जो पावर रिएक्टिव पावर इंडक्टेंस को चाहिए होती है वो कैपेसिटर सप्लाई करता है, ठीक है। इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज से क्या कर रही है, 90 डिग्री पीछे, कैपेसिटेंस के केस में 90 डिग्री आगे। तो जो पावर यानी इंडक्टर को चाहिए वो पावर कौन सप्लाई करेगा, कैपेसिटर। तो इसमें Q की वैल्यू क्या आएगी, सीधा सीधा Q इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, I स्क्वायर R होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर I करंट तो यूँ कहीं हो रहा, इसमें R क्या चीज़ होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो हमने XC लिख दिया। तो I क्या होता है, V बटा XC, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, गुना में XC इज इक्वल टू I स्क्वायर गुना, देखिए जस्ट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, तो आप सिंपल ही याद कीजिए, I स्क्वायर XC का क्या होता है 1/ωc, और किस में लिखते हैं इसकी यूनिट, कहती है वार, VAR, राइट। तो ये हो गया आपकी पावर वो प्योर कैपेसिटेंस में। इंडक्टर के केस में क्या थी, I स्क्वायर इंटू XL थी, XL की वैल्यू क्या थी, ωL थी, यहाँ पे क्या है 1/ωc है, दैट्स इट। अच्छा, बाकी आप ये चेक भी कर सकते हैं कि कंप्लीट साइकिल के अंदर पावर एब्जॉर्प्शन 0 ही होगा इसके अंदर,
जैसे मैंने इंडक्टर के केस में बताया था वैसे ही देखिए, ये पॉजिटिव, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक दोनों पॉजिटिव, तो पावर क्या आएगी, नेट पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर 90 डिग्री के बाद देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गुना नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, यानी पावर फिर से क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 180 से 270 के बीच में, तो दोनों नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, यानी पावर फिर से पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे देखिए नेगेटिव, ये आपकी वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, प्लस गुना माइनस, माइनस, यानी ये फिर से क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो टोटल पावर कितनी होगी, 0। दैट्स इट। राइट, अब हम नेक्स्ट केस करते हैं किसमें, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, यानी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, आरसी सर्किट की, आरसी। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, कैपेसिटर हो गया, ये एसी सोर्स हो गया। राइट, इससे क्या निकलेगा, स्मॉल करंट आई, ये आर हो गया अपने पास, ये सी हो गया। करंट कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस में जाएगा, कैपेसिटर में जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे फ्लो करता रहेगा सर्किट के अंदर, तो यानी ये हमने क्या बना दिया, आई करंट। राइट, तो एज यूजुअल सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। ई क्या है आपके पास, इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज। ये क्वेश्चन जितने भी मार्क्स में है आपको ऐसे स्टार्ट करना है ये। ठीक है, आर क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट। कौन सा सर्किट है ये, एसी सर्किट। अच्छा, सी क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ एसी सर्किट। राइट, एक्स सी क्या है आपके पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो मैं पिछले केस में मैंने आपको बताया। एक्स सी इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है, 1/ω c इज इक्वल टू 1/2πfc, किसमें नापते हैं, ओम्स में। राइट, तो ये देखिए सबसे पहले आपको ये गिवन है, E इज इक्वल टू क्या है, EM sin ωt, ये सोर्स गिवन है। तो इस केस में जब वोल्टेज आपको गिवन है E इज इक्वल टू EM sin ωt, तो करंट क्या आएगा आपके पास, करंट आ जाएगा EM/Z sin ωt प्लस फाई। देखिए RL सर्किट जो हम ले रहे थे उसके अंदर क्या था, EM/Z sin ωt माइनस फाई आ रहा था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू IM sin ωt प्लस फाइव। राइट, RL सर्किट के अंदर क्या आ रहा था, ωt माइनस फाइव आ रहा था, यानी उसमें 5 डिग्री से पीछे जा रहा था। रेजिस्टेंस के केस में क्या था, करंट वोल्टेज सेम फेस में थे। प्योर इंडक्टर के केस में करंट क्या था, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे था। आरएल सर्किट लिया, दोनों को कंबाइन किया तो करंट क्या हुआ, वोल्टेज से कुछ पीछे था, ना 90 डिग्री पीछे था ना उसके फेज में था। ठीक है, उसी तरह हम आए कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले प्योर कैपेसिटेंस में करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे निकल चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के साथ कंबाइन किया, यानी करंट अब भी वोल्टेज से आगे रहेगा, लेकिन वो 90 डिग्री आगे नहीं रहेगा, कुछ कम आगे रहेगा। तो जितना आगे रहेगा उसका वैल्यू क्या हो गया, 5। राइट, अच्छा तो Z हम देखते हैं, Z क्या है इसके अंदर, Z है इम्पीडेंस, इसकी इम्पीडेंस है √R² प्लस XC²। ठीक है, और IM की वैल्यू क्या होगी, EM अपॉन Z, Z यानी क्या, √R² प्लस XC², करंट की मैक्सिमम वैल्यू। राइट, तो हमें यहाँ से क्या ज्ञात होता है, सो इन दिस सर्किट Z क्या है यहाँ पे, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस यानी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। पिछले केस में Z सिर्फ क्या था, R कुछ नहीं था, पिछले केस में सिर्फ प्योर कैपेसिटर था, प्योर कैपेसिटर था तो R क्या था, वहाँ पे 0 था, तो 0 के साथ XC को ऐड करोगे तो क्या आएगा, XC² का अंडर रूट अगर आप करोगे तो क्या आएगा, XC आएगा। तो पिछले केस में इम्पीडेंस क्या आ रही थी, अपने पास XC थी। ठीक है, EM अपॉन XC, जैसे हम चेक करते हैं, देखिए पिछले केस में, जस्ट मिनट,
पिछले केस में हमारे पास क्या आ रही थी, देखिए ई एम अपॉन एक्स आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, ई एम अपॉन एक्स। क्यों? क्योंकि z किसके बराबर होता है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होता है। तो r इस केस में क्या है, कोई रेजिस्टेंस तो लगा नहीं हुआ, 0 का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर यानी अंडर द रूट एक्सी का स्क्वायर क्या हो गया, एक्सी। तो यानी उस केस में जो इंपेडेंस थी वो कितनी आ रही थी, एक्सी। यहाँ पे इंपेडेंस क्या आ रही है, अंडर द रूट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है एसोसिएटेड, तो यानी क्या आ रही है इंपेडेंस आपके अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरे को बताना था। सो इन दिस सर्किट इंपेडेंस किस में मेजर करते हैं, ओम्स में। द करंट क्या कर रहा है, लीड्स द वोल्टेज, वोल्टेज को लीड कर रहा है, नहीं वोल्टेज से पहले जा चुका है करंट, बाय एंगल, कितने एंगल से, फाई। उस केस में क्या था, 90 डिग्री था, विच इज डिटरमाइंड बाय, अब फाई आ गया तो किससे डिटरमाइन होगा, इंपेडेंस ट्राइंगल से। इंपेडेंस ट्राइंगल आरएल सर्किट का मैं आपको बता ही चुका हूं, इम्पीडेंस ट्राइंगल, राइट। तो जस्ट अब हम देखते हैं, पहले इसका वेव डायग्राम बनाते हैं, फिर फेजर डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं वेव डायग्राम। ये हो गया आपका क्या, वेव डायग्राम बना रहा हूं, राइट। किस किस बीच में है, वोल्टेज और करंट किसके साथ है, थीटा के साथ, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज को प्लॉट करेंगे। वोल्टेज को प्लॉट करो, एसी सर्किट है तो कैसे प्लॉट होगा, ऐसे, ऑब्वियसली। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा पूरा नहीं आया, वेव शेप इसमें नहीं आ रही, राइट। तो ये एंगल कितना हो गया, 0, ये एंगल कितना हो गया आपके पास, π/2 90 डिग्री, ये एंगल कितना, पाई, ये एंगल कितना 3π/2, ये एंगल कितना 2π। ध्यान से देखिए, इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री पीछे से पहले नहीं हो रहा, कुछ एंगल पहले स्टार्ट हो रहा है, हमें नहीं पता कितना एंगल है वो पहले। तो सपोज करो करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कुछ 90 डिग्री से पहले ही करंट मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये जो 90 डिग्री पे जाके मैक्सिमम हो रहा है तो करंट पहले ही मैक्सिमम हो जाएगा, पहले ही यानी पीक वैल्यू पे पहुँच जाएगा। तो यानी करंट सपोज करो यहाँ अपनी पीक वैल्यू पे पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, करंट घटना शुरू हो जाएगा, यानी 180 डिग्री पे जब वोल्टेज 0 हो रही तो यानी इससे कुछ पहले करंट क्या हो जाएगा आपका, 0, राइट। उसी तरह जब ये 270 डिग्री पे जाके नेगेटिव मिनिमम मैक्सिमम हो रही है तो ये वैल्यू कहाँ हो जाएगी, कुछ यहीं पे मैक्सिमम हो जाएगी आपकी करंट की वैल्यू, राइट। उसके बाद ये 360 पे हो रहा है तो यानी यहीं पे कहीं करंट आपका 0 हो जाएगा उससे पहले, राइट। तो ये आपकी किसकी वेव बन गई, ये आपकी किसकी वेव बन गई, करंट की, राइट। तो इनको रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये वो है वोल्टेज की वेव, EM sin ओमेगा t, राइट। और ये है आपकी किसकी, करंट की वेव। करंट की वेव क्या है, I इज इक्वल टू IM, EM बटा Z था जो आपका ओमेगा t प्लस पाई, IM क्या था, EM बटा Z, और Z क्या था, अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अगर आपको एक केस समझ में आ जाता तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सटेंशन ही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज करंट से कितना लीड कर रहा है, करंट वोल्टेज से कितना लीड कर रहा है, दैट्स इट। तो ये आपकी क्या होगी, करंट, और जो ये एंगल हो गया जिससे कि आपका ये लीड कर रहा है तो ये एंगल कितना हो गया, 5, राइट। तो फेजर डायग्राम के अंदर आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा इसका, ये होगी आपकी क्या, वोल्टेज, वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड का मतलब आगे है। आगे हम किस में बनाते हैं, फॉरवर्ड में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी की उल्टी दिशा कौन सी है, इस तरफ। तो यानी ये हो गया आपका करंट I, और ये कितने एंगल से 5 लीड कर रहा है, 5। 5 की वैल्यू क्या आती है, ये होता है हमारे पास फेजर डायग्राम, राइट। RL सर्किट में हमने देखा था 5 की वैल्यू क्या थी, tan phi XL/R, यहाँ पे क्या हो जाएगा, XC/R। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स XC/R, राइट। तो अभी इस चीज़ को आप इम्पिडेंस ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। इम्पिडेंस ट्राइंगल से कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं इसमें।
इम्पीडेंस ट्राइंगल, राइट। इसमें कैसे आएगा, इफ ईच साइड, वही सेम डेफिनेशन, इफ ईच साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम कंसिडर करें और उसकी हर साइड को इम्पिडेंस से क्या करें, डिनोट करें, राइट एंगल ट्राइंगल, ई नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ANGLED, right angle triangle is represented by an impedance, impedance है अगर हम उसको represent करते हैं, right, then we get an impedance triangle। तो हमें क्या ज्ञात होगा, impedance triangle क्या obtain करेंगे हम, impedance triangle, राइट। तो इसमें कैसे करेंगे, आर ये हो गया, देखो इम्पिडेंस करंट का उल्टा होता है, तो इसमें ट्राइंगल उल्टा बनेगा, करंट आगे लीड कर रहा था तो ऊपर बना रहे थे, इसमें क्या करेंगे, इम्पिडेंस पीछे आएगी, तो ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये कैपेसिटर वाली लाइन होगी XC, ठीक है, उसकी इम्पिडेंस होगी। अब इसको इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, जस्ट मिनट, ये ज्वाइन करना इसके अंदर काफ़ी मुश्किल है, जस्ट मिनट, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया आपकी इम्पिडेंस, Z की वैल्यू कितनी है, अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, OAB ट्राइंगल बन गया, ये एंगल क्या है आपका फाई, राइट। तो इस ट्राइंगल के अंदर बताओ मेरे को, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताओ, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू कितना है, OB स्क्वायर, हर साइड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, इम्पिडेंस से, तो रेजिस्टेंस की इम्पिडेंस क्या होती है, R स्क्वायर, कैपेसिटर की क्या होती है, XC स्क्वायर, OB यानी नेट सर्किट की इम्पिडेंस क्या है, Z स्क्वायर, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, इसका अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसी तरह हम टेंजेंट फाई, टेंजेंट बताओ मेरे को थीटा, ये टेंजेंट थीटा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर बटा बेस, तो यानी AB अपॉन में क्या है OA, AB क्या है आपके पास XC और OA क्या है R, तो फाई अगर आपको निकालना तो इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, tan इनवर्स ले लेंगे, ठीक है, तो फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XC बटा R, राइट। ये हो गया आपका इम्पिडेंस ट्रायंगल। अच्छा, अब हम आ गए RLC सर्किट पे, जिसमें तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, आपके रेजिस्टेंस भी, इंडक्टेंस भी एंड कैपेसिटेंस भी, राइट। तो ये केस हम करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, AC वोल्टेज अप्लाइड टू, किसको अप्लाई कर रहे हैं हम, RLC सीरीज सर्किट, रेजोनेंस भी आपकी RLC सीरीज में ही आती है, राइट। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने वो सोर्स ले लिया, AC सोर्स, सबसे पहले क्या लगा है RLC में R, फिर क्या लगा हुआ है L, फिर क्या लगा हुआ है C, ये देखिए बना दिया सर्किट। तारों को कंप्लीट कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव। ये वोल्टेज का क्या अप्लाई कर रखी है, EM साइन ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस AC वोल्टेज। इससे क्या निकला, करंट RLC। तो करंट पहले किस में गया, R में, फिर करंट किस में गया, L में इंडक्टर में, फिर करंट किस में गया, C में। ये वो केस है जिसके अंदर हम लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें हमने R को यानी बल्ब को भी ऑन कर रखा था, चौक कॉइल को भी ऑन कर रखा था और कैपेसिटर को भी ऑन कर रखा था, ठीक है। RC वो केस था जिसमें हमने इंडक्टर को ऑफ कर दिया था L वाले को, जो अभी हमने प्रीवियस केस किया है, और जिसमें सिर्फ हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों को इंक्लूड किया था, राइट। तो ये है हमारा केस RLC सीरीज सर्किट। तो इसको हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, अगर हम इम्पिडेंस की टर्म्स में चाहते हैं तो नेट इम्पिडेंस क्या ले लेंगे इसकी, Z, राइट। इतने बड़े सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक बहुत इजी वे में अगर सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, I, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, Z से, राइट। और ये फिर से वही क्या है, E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको मैंने एक इम्पिडेंस से रेफर कर दिया, वो क्या है, Z, राइट। ये आपका करंट I घूमता रहेगा इसमें।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, जो सिंबल्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले ई क्या होगी आपकी, इंस्टेंटेनियस क्षणिक क्या, एसी वोल्टेज, राइट। आर क्या हो गया आपके पास, रेजिस्टेंस किसका, एसी सर्किट का, किस में नापते हो, इन ओम्स। एल क्या हो गया, इंडक्टेंस ऑफ किसकी, एसी सर्किट की, जो चौक कॉइल लगी थी, ठीक है। इंडक्टेंस किस में नापते हो, हेनरी में। यूनिट्स भी आपको याद होनी चाहिए, इसके थ्रू आपको यूनिट्स भी याद हो जाएंगी। सी क्या आपकी, कैपेसिटेंस ऑफ एसी सर्किट इन किस में कैपेसिटेंस नापते हैं, फैरेड में, राइट। अब एल है तो एल के साथ जो उसकी इम्पिडेंस है वो आएगी, जो इम्पिडेंस वो एसी को ऑफर करेगा, एसी करंट को, ठीक है। तो वो इम्पिडेंस क्या हो जाएगी, एक्सएल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम ये था जो आरएल सर्किट में प्योर इंडक्टर के केस में हमने देखा था। इंडक्टिव रिएक्टेंस किस में डिफाइन करते हैं, ओम्स में, राइट। एक्ससी क्या है अपने पास, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की भी आएगी, प्योर एसी सर्किट के अंदर, प्योर कैपेसिटेंस के अंदर हमने एक्ससी टर्म डिफाइन की थी, तो क्या होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको भी किस में नापते हैं, ओम्स में, राइट। आई क्या है अपने पास, एसी करंट, इंस्टेंटेनियस, एंड लास्ट वन इज एक्सएल इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या था, 2 पाई एफ एल ओम्स। एक्सी क्या था, 1 बाई ओमेगा सी। 1 बाई ओमेगा सी कितना था, 1 बाई 2 पाई एफ सी ओम्स, राइट। तो अभी हम किसका केस कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट हम बाद में बताएंगे आपको। तो अगर आपके पास ई गिवन है, ई एम साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या हो जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू ई एम बटा जेड साइन ओमेगा टी माइनस 5, दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, राइट। कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ओमेगा टी माइनस 5, राइट। तो ये हो गया अपने पास क्या, करंट। अब हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे इसमें। Z की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होती है RLC सीरीज सर्किट के अंदर, अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ठीक है। तो हम कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें XL ग्रेटर देन XC है, यानी कि इंडक्टर का इफेक्ट कैपेसिटर के इफेक्ट से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है। इंडक्टर ज़्यादा बड़ा है, कैपेसिटर छोटा है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है, इंडक्टर जो रिएक्टेंस ऑफर करेगा, इंडक्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा एसी करंट को, वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू कैपेसिटर, ठीक है। तो इस वजह से करंट आपका क्या होगा, पीछे रहेगा वोल्टेज से। अगर करंट पीछे रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग। करंट आगे रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, फाई विल बी, फाई, जिससे अपना वोल्टेज और करंट एक दूसरे के बीच में हमें ये पता चल रहा था कि वो लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, कितने एंगल से क्या कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस हम वो करते हैं लीडिंग वाला, या लैगिंग कर सकते हैं, इसमें लैगिंग कर लेते हैं। चलो लैगिंग में है, देखिए हमने पीछे में क्या कर रहा था, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा था, तो हम उसको पहले कर लेते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट पिछला केस किया था तो वो जस्ट उसकी कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी, तो इसलिए इसको पहले केस को हम क्या कर लेते हैं, लीडिंग। कब लीड करेगा, जब XC यानी कैपेसिटर का इफेक्ट रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा, तो XC ग्रेटर देन XL होगा, तो यानी करंट क्या करेगा, लीड्स द वोल्टेज। यानी कि कैपेसिटर ज़्यादा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, जब कैपेसिटर ज़्यादा बड़ा होगा तो करंट वोल्टेज से आगे जाएगा। जब इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो करंट क्या होगा, वोल्टेज से पीछे रहेगा, ठीक है। लैगिंग, इफ लैग कब करेगा, XL इज, जस्ट अ मिनट, अगर XL यानी कि इंडक्टर का इफेक्ट किससे बड़ा है, कैपेसिटर से, तो यानी क्या करेगा, करंट लैग्स द वोल्टेज, पीछे रहेगी वोल्टेज से,
राइट। तो अब हम इसके क्या करते हैं, वेव डायग्राम्स और फेजर डायग्राम्स बना के देखते हैं। फर्स्ट केस हम करते हैं किसका, लीडिंग का, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल सी बात है, इफ करंट, अगर करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट आगे है वोल्टेज से, तो किसका इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है, किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, कैपेसिटर का। इफ करंट लीड्स द वोल्टेज देन कैपेसिटेंस डोमिनेट्स कर रही है, ओवर पावर कर रही है किसको, इंडक्टेंस को। जस्ट अ मिनट, डोमिनेट इंडक्टेंस इसके अंदर, इन एसी सर्किट के अंदर, राइट। तो इसका आप क्या बनाओ, पहले मेरे को ये बताओ क्या बनाना पड़ेगा आपको, वेव डायग्राम। वेव डायग्राम आप कैसे बनाओगे, सेम वैसा ही होगा जैसे आपने पिछले केस में बनाया है, आरसी सर्किट के केस में। उसमें भी तो क्या हो रहा था आपका, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा था, इसमें भी क्या है, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हाँ, लेकिन करंट की इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इंडक्टर का भी इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर। तो E, I, उसमें RC था सिर्फ, इसमें RLC आ रहा है, ठीक है। तो E, I ये किसके साथ बना रहे हैं, थीटा के साथ, राइट। देखो एसी सर्किट के अंदर कोई भी आप कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करोगे तो वो यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, यानी वो करंट को इजीली पास नहीं होने देगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है किसी भी सर्किट में, R। अगर इंडक्टर लगा दिया किसी भी सर्किट में तो वो एसी करंट को क्या करेगा, कितनी इम्पिडेंस ऑफर करेगा, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XL से। कैपेसिटर लगा दिया तो यानी वो कितनी करेगा, XC। अब इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, क्योंकि ये करंट पीछे रखता है, ये करंट को आगे रखता है, तो यानी दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस साइन। इसीलिए मैंने R² + XL - XC का स्क्वायर किया था, राइट। तो देखो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, E, I, थीटा, वोल्टेज को प्लॉट करो। वोल्टेज नहीं हुई, ये क्या होगा 0, ये एंगल क्या हो गया π/2, ये एंगल कितना हो गया पाई, ये एंगल कितना हो गया 3π/2, ये एंगल कितना हो गया 2π, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से लीड कर रहा है, तो यानी कहीं पीछे से स्टार्ट हो चुका होगा पहले ही करंट, ठीक है। लीड कर रहा था तो पहले ही स्टार्ट हो चुका है करंट का खेल, तो यानी π/2 यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, ये क्या होगा π/2 से जस्ट पहले ही मैक्सिमम हो चुका होगा करंट आपका। ये π/0 हो रहा था, ये क्या होगा, पाई से पहले ही कहीं 0 हो चुका होगा। 3π/2 पे नेगेटिव मैक्सिमम आ रहा था, ये कहीं पहले ही नेगेटिव मैक्सिमम आ चुका होगा। 2π/0 हो रहा था तो ये कहीं पहले ही 0 हो चुका। यानी आपकी करंट की वेव फॉर्म क्या बन गई, इस टाइप से आपकी ठीक है। ये क्या है आपका वोल्टेज कैसे देते हो आप, E = Em sin ωt। करंट आप कैसे दे रहे हो बताओ, I = Im sin, इसमें करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे +φ। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये +φ हमने लगा दिया यहाँ पे, तो ये लीड कर रहा है φ से, क्योंकि करंट जो आपका वोल्टेज है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका वेव डायग्राम। देखिए अब आप इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर इसका बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, देखो पहले तो फेजर डायग्राम बताओ मेरे को कैसे बनेगा। फेजर डायग्राम को कैसे बनेगा, कैसे बनाओगे आप फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए आपको पहले क्या प्लॉट करना पड़ेगा, ई से अपना क्या लीड कर रहा है, ये एंगल फाई से क्या चीज लीड कर रही है, करंट। तो ये आपका बन गया क्या, फेजर डायग्राम, ठीक है। अब इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं इसका। इम्पीडेंस ट्रायंगल में सबसे पहले क्या बनेगा, आर।
अब देखो लीड कर रहा है तो नहीं, कैपेसिटर का इफेक्ट ज़्यादा है, कैपेसिटर का इफेक्ट ज़्यादा है तो इम्पीडेंस ट्रायंगल कहाँ आता है, नीचे आता है। तो नीचे हमने क्या लिया है, नीचे ले आए। XC बड़ा है किससे, XL से, कैपेसिटर का इफेक्ट ज़्यादा था, XC माइनस XL कर दिया इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। राइट, मिनट इसको ढंग से आप ज्वाइन करो। यहाँ पे इतना अच्छा हो नहीं रहा मेरे से। ये हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको। ये कितना हो गया एंगल, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, फाई। यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस, ये क्या आ गया आपके पास, Z। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो Z का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OAB के अंदर Z का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बताओ देखो, अंडर द रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OA की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है, XC माइनस XL का होल स्क्वायर बस। तो ये क्या ओम्स में आ गई आपकी यूनिट। राइट, इसी तरह अगर आप tan फाई देखेंगे यहाँ से, टेंजेंट फाई यानी कितने से लैग कर रहा है, मतलब लीड कर रहा है करंट वोल्टेज से। देखिए इम्पीडेंस जो होती है वो करंट की उल्टी होती है, तो करंट अगर लीड कर रहा है तो इम्पीडेंस हमेशा लैग करेगी, ठीक है, क्योंकि करंट और इम्पीडेंस हमेशा एक दूसरे में अपोजिट होता है। किसी सर्किट के अंदर इम्पीडेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, इम्पीडेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा। तो टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, AB परपेंडिकुलर बटा बेस अपॉन OA। AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे, XC माइनस XL बटे में R। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स XC माइनस XL बटा R। और ये क्या कर रहा है, लीड, तो आगे क्या लिख दो, राइट। ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या था, लैग कर रहा है अगर, देखो सीधी सी बात है, अगर इंडक्टर का इफेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो करंट लैग करेगा वोल्टेज से, कैपेसिटर का इफेक्ट ज़्यादा है तो करंट लीड करेगा वोल्टेज से। दैट्स इट। सेकंड केस करते हैं, इफ करंट, यानी किसका केस आ गए, इंडक्टर का, लैग्स द वोल्टेज, पीछे है वोल्टेज से, तो क्या होगा, देन इंडक्टेंस क्या करेगी, डोमिनेट्स यानी ओवर पावर करेगी, मजबूत होगी, किससे, कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस कमजोर होगी, कैपेसिटेंस इन किसके अंदर, AC सर्किट। राइट, तो इसके लिए आप बताओ फेजर डायग्राम, पहले वेव डायग्राम बनाओ। करंट अगर लैग कर रहा है तो फिर से क्या आपको, तो ये हम किसको प्लॉट कर रहे हैं, E, I को, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, ये बना दिया। राइट, तो इसको हमने प्लॉट किया था किससे, E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, 0। ये एंगल कितना आ गया था, π/2। ये एंगल कितना आया, पाई। ये एंगल कितना आया, 3π/2। ये एंगल कितना आया, 2π। राइट, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है तो यानी जब ये 0 से स्टार्ट हो तो करंट कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये फाई एंगल आ गया लैग। तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो करंट यहाँ जाके कहीं मैक्सिमम होगा आपका करंट। राइट, उसके बाद पाई पे 0 हुआ था, ये कहीं यहाँ जाके 0 होगा। उसके बाद ये 3π/2 पे मैक्सिमम हुआ था, ये कहीं यहाँ जाके मैक्सिमम होगा, और फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगा तो ये यहाँ से। तो ये किसकी टर्म होगी आपके पास, आई क्या हो गया, IM साइन, क्या कर रहा है, ओमेगा टी, पीछे जा रहा है, पीछे कितना, 5। राइट, तो ये क्या बन गया आपके पास, वेव डायग्राम। अभी हमें क्या बनाना है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के अंदर क्या है, ये करंट हो गया, करंट से वोल्टेज, ये होगी वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे जा रहा है, तो कितने एंगल से जा रहा है, 5 से। ये हो गया आपके पास I। तो क्या बन गया आपके पास, फेजर डायग्राम। ठीक है, अभी फाई की वैल्यू कैसे आएगी, ये हम क्या किससे ज्ञात करेंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल से। जिसको RL सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल याद है वो बहुत इजीली कर लेगा इसको सॉल्व। बस उसमें हम XL ले रहे थे, यहाँ पे XL माइनस XC लेंगे, यानी यहाँ पे पहले क्या आएगा, रेजिस्टेंस R। उसके बाद क्या हुआ, ये 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पे XL बड़ा XC से, तो ऑब्वियसली बड़े में से छोटा घटेगा, XL माइनस XC आएगा। इसको
अब थोड़ा हमसे लिख देते हैं, ठीक है। ये है L, वो है C, ये चीज़ याद रखना, दोनों में डिफरेंस है। XL माइनस XC। जस्ट मिनट, इसको कंबाइन कौन सी चीज़ कर रही है? सेट। ओहो, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपको, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये क्या हो गया? Z। ये एंगल क्या हो गया? फाई। तो ये क्या हो गया? OAB। तो AB के अंदर बताओ मेरे को, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके बराबर हो गया? Z स्क्वायर। तो Z किसके बराबर आ गया? अंडर द रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यानी कितनी वैल्यू हो गई? अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये क्या ओम में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर एंगल निकालना है फाई, तो tan फाई किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? AB बटा बेस क्या है? OA। AB की वैल्यू क्या है? XL माइनस XC बटे में R। तो फाई कितने के बराबर आ गया? tan इनवर्स। पिछले केस में XC माइनस XL आ रहा था, यहाँ पे XL माइनस XC आ गया, क्योंकि XL क्या है? R से, इस XC से बड़ा है। तो ये आपके पास क्या हो गया? और ये कौन सा है? लैगिंग, यानी इसमें वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। वोल्टेज हमेशा रेफरेंस होता है, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ लीड कर रही है तो वो क्या हो गया? एंगल लीडिंग। उसके रिस्पेक्ट में कोई चीज़ लैग कर रही है तो वो क्या हो गया? पीछे रह रहा है तो वो लैग, राइट। तो ये बन गया आपका। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके अंदर, वो है पावर फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। इवन कि आपका सेकंड थर्ड ईयर में भी बहुत ज़्यादा पावर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इसकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम देखते हैं पावर फैक्टर, ये क्या होता है। इट कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। इसको हम इन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। पहली डेफिनेशन देखते हैं। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई। ये जो फाई एंगल हम बार बार यूज कर रहे हैं उसका कोसाइन, दैट्स इट। दैट इज ये फाई एंगल जो आप ऊपर देख रहे हैं, जिसको आपने इतनी बार लिया है कोसाइन ऑफ एंगल। फाई किस किसके बीच में? ई और आई के बीच में है। ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर फेजर डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है? हर पर्टिकुलर फेजर डायग्राम ई और आई, ये ई है, ये आई, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? फाई, राइट। तो कोसाइन है उसका, फिर पावर फैक्टर क्या है? इस फाई का कोसाइन, कॉस ले लीजिए इसका, राइट। कॉस थीटा, थीटा होता है यहाँ पे कॉस फाई हो गया। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन E एंड I, दैट इज E क्या है? इंस्टेंटेनियस AC वोल्टेज, किसी क्षण पे जो AC वोल्टेज है, एंड इंस्टेंटेनियस क्या है? AC करंट, राइट। सेकंड डेफिनेशन क्या है? पावर फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू R बटा Z, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बटा इम्पिडेंस। ये मैंने क्या लिखा है, ये 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर इम्पिडेंस ट्राइंगल अगर आपको याद है तो देखो, इस पर्टिकुलर इम्पिडेंस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, बेस क्या मेरा? ये है, ये क्या मेरा? परपेंडिकुलर है, राइट। ये क्या मेरा? हाइपोटेन्यूज। तो मेरे को ये बताओ ध्यान से देख के, कॉस थीटा कितना हुआ? कॉस फाई एंगल कितना होगा? ये फाई एंगल है आपके पास, तो कॉस फाई क्या होगा? बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ये बात मानते हो? बेस कितना है आपके पास? R OA। हाइपोटेन्यूज कितना है? OB। तो OA की वैल्यू कितनी है आपके पास? ये बताओ मेरे को। OA की वैल्यू है R और OB की वैल्यू क्या है? Z। R क्या है आपके पास? रेजिस्टेंस, और Z क्या है आपके पास? इम्पिडेंस। तो क्या बन गया? कॉस फाई।
रेजिस्टेंस बटा इम्पीडेंस, राइट। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी है, देख लीजिए। थर्ड केस में वो हम आगे देखेंगे, ट्रू पावर बटा अपरेंट पावर। आप अभी ये दो ही डेफिनेशन याद रखिए, बहुत हैं। तो क्या होगा फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, कोई इंडक्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है। बोथ क्या होता है, ई एंड आई दोनों, ये एंड है ये सिंबल, इससे कंफ्यूज मत होना, ये इसको एंड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ई एंड आई आर इन सेम फेस, एक ही फेस में होते हैं दोनों, राइट। आपने देखा भी होगा, ये ई है, आई को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके बीच में एंगल क्या हो गया, जब दोनों ही सेम फेस में, यानी जिस टाइम पे करंट मैक्सिमम हो रहा है उसी टाइम पे वोल्टेज मैक्सिमम हो रही है, तो दोनों सेम फेस में चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, तो यानी फाई क्या हो गया उस केस में, 0, कोई लैग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो यानी उस केस में क्या होगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos 0, cos 0 इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 1, राइट। तो ये मेरा हो गया अपना, राइट, पावर फैक्टर हो गया मेरा यूनिटी। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर क्या आता है अपने पास, यूनिटी, इसको बोलते हैं यूनिटी। तो इसको हम लिख देंगे, सो द पावर फैक्टर, सो द पावर फैक्टर फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना हो गया, यूनिटी यानी 1। ओके, अब हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये दो नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, पावर फैक्टर कितना होगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ आपका क्या लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगा हुआ है और कोई चीज नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो प्योर इंडक्टेंस के केस में जो फेजर डायग्राम था हमने क्या देखा था, उसके अंदर ये वोल्टेज है तो करंट उससे क्या कर रहा था, 90 डिग्री पीछे चल रहा था, ठीक है। तो एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, राइट। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, देयरफॉर पावर फैक्टर कितना हो जाएगा इस केस में, cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू करती है 0, ठीक है। एज इसको लिख भी सकते हो, एंगल बिटवीन E and I is 90 degree, that is phi is equal to 90 degree, that is current lags the voltage E by an angle of 90 डिग्री, ठीक है। सो पावर फैक्टर इज, तो पावर फैक्टर कितना हो गया, इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू cos 90। करंट लैग कर रहा है तो इसका मतलब 0, आगे क्या लिखेंगे, लैगिंग, राइट। अब हम तीसरा केस किसके लिए लेते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए फेजर डायग्राम यहाँ काम आते हैं आपको पावर फैक्टर निकालने में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपने फेजर डायग्राम देखा हो इसका तो कैसे देखते हैं, राइट। ये क्या होता है E, ये क्या होता है I, तो करंट वोल्टेज से क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हेयर E लैग्स, या यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं I, दैट इज AC करंट लीड्स, लीड यानी आगे है, E क्या है, AC वोल्टेज, ठीक है। इसको AC करंट नाम दे रखे ना, आई हटा दीजिए, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये AC करंट है। लीड्स E बाय एन एंगल कितने, 90 डिग्री। सो पावर फैक्टर
दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, फाई कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया इन दोनों के बीच में एंगल। ये देखिए एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। पावर फैक्टर कितना हो गया, कॉस फाई कॉस 90, यानी पावर फैक्टर क्या होगा, 0। लेकिन इसमें पावर फैक्टर क्या गया, लीडिंग। तो ध्यान से देखिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी पावर फैक्टर 0 है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर फैक्टर 0 है, लेकिन इस केस में हम 0 आगे क्या लिखेंगे, लीडिंग। ठीक है, लीडिंग की स्पेलिंग ये है LEADING, और उस केस में हम क्या लिखेंगे, 0 लैगिंग। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पावर फैक्टर के क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज क्या है अगर पावर फैक्टर आपका पुअर है तो, और रेजोनेंस। बस उसके साथ ही आपका ये लेक्चर, ये AC सर्किट्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ओके।